नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अभी से प्रेस करके रखें और उनको जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट्स की बात करें तो इस वीडियो में अपन कुछ बड़ी न्यूज और बिग न्यूज़ की बात करेंगे। साथ ही इसमें लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स की भी चर्चा करेंगे और ढेर सारों मल्टीबैगर शेयर्स है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज का जो सेशन देखने को मिला है कि आज मार्केट के दौरान और किन मल्टीबैगर स्टॉक्स में 20% का है वो अपर सर्किट देखने को मिला है और किन किन शेयरों में सर्किट्स देखने को मिले उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा और मेरी कोशिश ये है कि इसमें मैक्सिमम न्यूज़ को कवर किया गया है और मैक्सिमम रिजल्ट्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है ताकि रिजल्ट्स पर एक से ज़्यादा वीडियोज आपको देखना नहीं पड़े। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप इसको बिल्कुल आराम से बारी बारी से सभी रिजल्ट्स को आप इसमें देख सकते हैं। जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो वीडियो को स्किप करके वो कंपनी वाला और रिजल्ट्स है वो आप देख सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं अपन सबसे पहले केमिकल सेक्टर्स की बात करेंगे। तो आज केमिकल सेक्टर्स में आज कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। तो जबरदस्त एक्शन वाले स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक आपके सामने रखा है शिवालिक रसायन। और शिवालिक रसायन का स्टॉक्स है वो 20% की अपर सर्किट में देखने को मिला है। और तो ये एक ऐसा केमिकल स्टॉक्स है जहां दूसरे केमिकल स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के फेज में या नेगेटिव रिटर्न्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं शिवालिक रसायन है इसने मात्र 5 दिन में है वो 40% का है वो रिटर्न्स इसने दिया है और पिछले 2 दिन से इसमें लगातार है वो अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सर्किट किस वजह से है कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा माल है वो उठाया जा रहा है और लगातार स्टॉक्स में सर्किट सी देखने को मिल रहे हैं। और 52 वीक जो हाई है उससे काफ़ी नीचे अभी स्टॉक्स ट्रेंड करा है और 52 वीक जो हाई था वो 893 का इसका रहा है और 893 से काफ़ी नीचे लेवल पर स्टॉक्स है वो देखने को मिला है और पिछले 2 दिनों से इसमें जबरदस्त तेजी वो देखने को मिली है। लेकिन इसका पिछला अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 साल में करीबन अभी स्टॉक्स है वो 7 से 8% डाउन है। पिछले 1 साल के दौरान केमिकल सेक्टर से कहीं भी रिटर्न देखने को नहीं मिले और मैक्सिमम केमिकल्स जो स्टॉक्स रहे हैं उनका 0 रिटर्न रहा है और अलबत्ता वो माइनस में भी जाते हुए देखने को मिले। तो पिछले 1 साल में शिवालिक रसायन का रिटर्न्स है वो 7 से 8% डाउन रहा है। वहीं अगर इसका पिछले 5 सालों का रिटर्न्स भी देखेंगे तो पिछले 5 सालों में भी इसने अभी स्टॉक्स है वो काफ़ी इस स्टॉक्स को होल्ड करने वाले काफ़ी पेन में होंगे और 24% का नेगेटिव रिटर्न्स है वो उसमें देखने को मिल रहा है। तो Q4 के रिजल्ट्स अपडेट होने वाले हैं तो तेजी को देखकर इस तरह के स्टॉक्स में है वो फंसना नहीं है, क्योंकि हम सभी रिटेल्स इन्वेस्टर्स की ये कमजोरी होती है कि जहाँ बड़ी तेजी देखने को मिलती है वही स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, उमदा किस्म के लगते हैं और हम भी इस तरह के स्टॉक्स में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो हालांकि शिवालिक रसायन कोई एरी कंपनी या कोई इतनी खराब कंपनी नहीं है, लेकिन इसका ट्रेंड ऐसा है कि 60 से 70% 80% ये डाउन में देखने को मिलता है और एक बहुत ही कम समय में वो कभी कभार इसमें सर्किट ही देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी है वो एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस करती है और साथ ही इसमें फार्मास्यूटिकल्स है वो भी कंपनी बनाती है और केम बायोटेक लिमिटेड 2015 से कंपनी ने शुरुआत की थी और कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस में भी इंगेज्ड है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही चलता है, कंपनी का प्रॉफिट है वो भी अच्छा ही देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी छोटे मार्केट कैप वाली बहुत ही रिस्की स्टॉक्स है वो देखने को मिलता है। तो मात्र इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 1000 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप से भी नीचे वाली कंपनी माइक्रो कैप इसको कह सकते हैं। और स्टॉक्स का भी आप देखेंगे काफ़ी हाई पर चला है, 87 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी वो हालांकि 10 से नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी कम का ही रेशो इसमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं उनमें तेजी जरूर अच्छी लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी खराब इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। और अगले केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो आरती सर्पेंटेक्स यहाँ रिजल्ट के बाद दमदार एक्शन है वो आरती सर्प पर देखने को मिला। आज भी करीबन 11% की वो दमदार रैली है वो यहाँ देखने को मिली है। लेकिन इस साल की अगर बात करेंगे तो इस साल में अभी स्टॉक्स है वो 4 से 5% डाउन में है। तो पूरा केमिकल सेक्टर है वो डाउन में देखने को मिला है। हालांकि आरती सर्प के रिजल्ट बहुत ही दमदार देखने को मिले थे। जो रेवेन्यू था वो तो फ्लैट देखने को मिलता, रेवेन्यू में कोई कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉफिट यहाँ जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, करीबन 20% का प्रॉफिट बढ़ गया था। तो ओवरऑल अगर देखें तो केमिकल्स जो कंपनियाँ हैं वो एक अपनी जो साइकिल है उसमें एक संघर्ष के दौर में है और जो स्लो डाउन पिछले 12 से 1.5 साल के दौरान देखने को मिला है तो इस जो कहें कि स्लो डाउन केमिकल सेक्टर में है वो धीरे धीरे रिकवरी के मोड पर है, क्योंकि जितने भी केमिकल कंपनी उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि केमिकल सेक्टर अब रिकवरी के मोड पर है और कंपनी की जो रेवेन्यू है प्रॉफिट्स हैं वो कुछ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर पेंट सेक्टर से बात करेंगे तो इंडिगो पेंट का भी परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छा रहा और 3.25% से ज़्यादा की तेजी आज इंडिगो पेंट में भी देखने को मिली। वहीं अगर पूरा केमिकल जो सेक्टर है उसका स्थिति है वो काफ़ी वीक स्थिति में देखने को मिल रही है। अभी इसी साल के अगर 4 महीने भी अगर देखते हैं तो इस साल के अभी ये 5वां महीना चल रहा है 24 का और अभी स्टॉक्स है वो करीबन इस साल भी नहीं चला है, 8 से 10% है वो इंडिगो पेंट्स है वो डाउन में देखने को मिल रहा है। वहीं पेंट सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसमें पेंट सेक्टर में कई नई कंपनियां भी उतर रही हैं। बिरला ग्रुप भी है वो पेंट सेक्टर में धमाकेदार एंट्री कर चुका है और उन्होंने एक बड़ा टारगेट रख दिया है। तो केमिकल जो पेंट सेक्टर है उसमें ऑलरेडी काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स है। तो इस तरह सभी पेंट कंपनियों के सामने भी और बिरला ओप्स के साथ बिरला ग्रुप का इसमें आने के बाद काफ़ी इनका भी जो बिजनेस का जो संघर्ष है काफ़ी बढ़ने वाला है, यहाँ कुछ आसानी नहीं रहने वाली है। तो ऑलरेडी है वो केमिकल सेक्टर स्लो मोशन में है, तो वहीं पेंट सेक्टर है वो भी इसके केमिकल के साथ साथ ही स्लो में है और कंपटीशन यहाँ काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो स्थितियाँ काफ़ी तेजी की हो सकती है यहाँ, लेकिन वहीं आज प्लास्टिक सेक्टर्स वाली कंपनियों को देखने को दमदार एक्शन था यहाँ। और जो पीवीसी पाइप्स बनाने वाली कंपनियों में आज देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने कमाल कर दिया। आज करीबन 14% से ज़्यादा की तेजी है वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पर देखने को मिली और कोई ये न्यूज बेसिस
न्यूज बेसिस तेजी नहीं दिया। Q4 कल इसके नतीजे आ चुके थे Q4 के, और दमदार नतीजे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के देखने को मिले हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज शेयर सर्ज द मोस्ट इन 15 ईयर्स टू ए रिकॉर्ड हाई, यानी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी 15 साल की हाई पर चल रहा है और बहुत ही दमदार है। वो दिग्गज कंपनी है, PVC सेक्टर की अगर देखें तो दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, और Q4 स्ट्रॉन्ग Q4 यहाँ कंपनी के देखने को मिले हैं, तो बहुत ही दमदार रिजल्ट्स है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने दिए हैं। वहीं अगर पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का, कि 80% से ज़्यादा का रिटर्न है वो मात्र 1 साल में इसने दिया है। साथ ही अगर देखें तो ये अपने ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स आपके सामने रख देते हैं। पिछले 5 सालों में अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 350% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक तरह से इसने शेयर होल्डर्स की झोली है वो काफ़ी भर दी है, और बड़े रिटर्न्स है उस मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो अब तक ये साबित हुआ है। रिजल्ट्स आपके सामने, रिजल्ट्स रेवेन्यू है वो 16% बढ़कर के आया था इस क्वार्टर में, और मार्च 24 के क्वार्टर में 3000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल किया, जो पिछले क्वार्टर से और पिछले वर्ष मार्च 23 से ज़्यादा है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही बेसिस पर रेवेन्यू 16% बढ़कर क्या है, अच्छा रेवेन्यू यहाँ जनरेट हुआ है। एवरेज रिटर्न 2% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट हल्के से कम हुए। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के बराबर ही देखने को मिला है, लेकिन ईयरली है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, करीबन 1% डाउन हुआ। ऑल ओवर फिर भी प्लास्टिक सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप जानते हैं, प्लास्टिक चेयर्स हैं, तो इन ये अभी रोज़मर्रा में हम सभी देखते हैं, तो काफ़ी पकड़ इसकी मार्केट पर है। बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, और एस्ट्रल की तुलना में सबसे बड़ी कंपनी, अगर जिनकी जो कंपीटेटर कंपनियाँ या कहें पीयर्स कंपनियाँ, तो वो कंपनियाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कैप वाली कंपनी है, सबसे टॉप कंपनी देखने को मिलती है सुप्रीम इंडस्ट्री, और मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ का है। वहीं अगर एस्ट्रल देखेंगे तो इसके नंबर 2 पर आती है, एस्ट्रल भी इसके पीछे आती है। एस्ट्रल वो 55,000 करोड़ की है, और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है वो 16,800 करोड़ की है। इसी के साथ प्रिंस पाइप नंबर 5 पर आता है। तो इस तरह से काफ़ी प्लास्टिक सेक्टर में दिग्गज कंपनियां मौजूद है, और सुप्रीम इंडस्ट्री है वो इसका कोई सानी नहीं है, बहुत ही दमदार बेहतर कंपनी है देखने को मिलती है, रेवेन्यू भी शानदार इसका जनरेट हुआ है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का अगर आप होल्ड करते हैं शेयर को तो लंबे समय के लिए रखें, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर से। तो फार्मा सेक्टर में भी आज इस शेयर ने आज कमाल कर रखा है। मेडिकेम बायोटेक जो बात करें तो मेडिकेम बायोटेक का यहाँ भी 20% का सर्किट देखने को मिला है। कोई न्यूज बेसिस यहाँ सर्किट नहीं था, जो स्पेशल यहाँ केवल रिजल्ट से पहले वो बड़ी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है, और मात्र इस स्टॉक्स ने पिछले 2 सेशन में ही 40% का रिटर्न इस फार्मा सेक्टर वाली कंपनी ने दिया है, और 2 दिन में स्टॉक्स है वो 38% वो चढ़ चुका है। तो अगर बात करेंगे इसकी मेडिकेम एंड बायोटेक, तो फार्मा सेक्टर्स वाली कंपनी है मेडिकेम एंड बायोटेक की, जो रिसर्च लेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग जेनेरिक फिक्स्ड डोजेज फॉर्मुलेशंस एंड ओनकोलॉजी फॉर्मुलेशंस, यानी कुल मिलाकर के फार्मा सेक्टर्स की कंपनी है, ओनकोलॉजी फॉर्मुलेशंस बनाती है कंपनी। और तो यहाँ बड़ी तेजी और रिजल्ट से पहले इन कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इसका तो पिछला अगर बैकग्राउंड भी देखेंगे तो अच्छा ही बैकग्राउंड है। पिछले 1 महीने में स्टॉक्स है वो 46% चढ़ चुका है, तो मात्र 1 महीने का नहीं, ये तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने 40% का रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी निराश किया। लॉन्ग टर्म का जो बैकग्राउंड है काफ़ी निराशा भरा है। यहाँ देखेंगे तो स्टॉक्स है वो अब तक पिछले 5 सालों में मात्र इसने 3% का रिटर्न दिया है। तो एक रिस्क की कंपनियाँ है, काफ़ी बड़ी रिस्क वाली कंपनियाँ हैं, जो जिनका मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल कैप और जो माइक्रो कैप वाली कंपनियाँ। तो यहाँ बड़ी रैलियाँ आती हैं, 20-20% के सर्किट लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखते हैं तो ये फिट इन्वेस्टर्स के साथ है वो फिट नहीं बैठते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ट्रैप वाले स्टॉक्स हैं। आज की तेजी को देखकर अगर शेयर किसी ने परचेज किया होगा तो काफ़ी पेन में वो हो सकते हैं। अगर Q4 के नतीजे अगर ल्यूज देखने को मिले तो यहाँ बड़े लो सर्किट भी इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। और मित्रों बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की। ऑटो सेक्टर से आज गैब्रियल इंडिया में भी शानदार तेजी देखने को मिली, करीबन 9% की तेजी है वो गैब्रियल पर भी देखने को मिली है। गैब्रियल का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पिछले 1 साल में इसने पैसा है वो करीबन 1.5 गुना किया है, और 150% का रिटर्न इसने दिया है। वही मित्रों बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप से, और टाटा ग्रुप से टाटा पावर और टाटा इलेक्सी पर है वो एक कॉमन न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो टाटा इलेक्सी, टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उनका एक तरह से सभी का अपना आपसी बिजनेस होता है, घरेलू बिजनेस है, एक के ऑर्डर दूसरी कंपनी को एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आज टाटा पावर और टाटा पावर और टाटा इलेक्सी के बीच में भी एक MOU हुआ है, और बड़ा MOU यहाँ देखने को मिल रहा है। टाटा पावर एंड गवर्नमेंट की जो एक एजेंसी है NIPID, इन्होंने एक फिजिटल न्यूरो डाइवर्सिफाई प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है, और ये जो टाटा पावर के साथ प्लेटफॉर्म तैयार करने में ये टाटा इलेक्सी के द्वारा है वो तैयार किया गया। तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो चाइल्ड्स होते हैं, या यूँ कहें कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के को लेकर के और उनको कुछ सरलताएँ सहूलियत देने के लिए टाटा पावर और टाटा इलेक्सी ने गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, गवर्नमेंट बेस्ड जो एजेंसी है NIPID, इसके साथ इन्होंने एक MOU किया है। और ये जो MOU है इसके माध्यम से कंपनी नॉट ओनली डज इट एक्सेलरेटेड हेल्थ केयर सोल्यूशंस विद इट्स बिल्ट इन फीचर्स, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद एक्सेस टू ए वेल्थ ऑफ पेटेंट्स, डाटा पॉइंट्स, एनर्सिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। तो इट विल रिवोल्यूशनाइज न्यूरो डाइवर्सिफाई स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, डिजीज मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक तरह से ये जन कल्याणकारी कार्यों के CSIR के तहत है वो ये प्रोजेक्ट है वो दोनों कंपनियों के द्वारा शुरू किया गया। और तो बात करेंगे विप्रो पर भी आज एक बड़ी न्यूज़ है वो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ देखने को मिल रही है। विप्रो ने अपनी एक नई टीम्स बनाई है, और एक विप्रो की जो लैब 45 जो लॉन्च हुआ है, एक विप्रो जो कंपनी है उसका थिंक टैंक है, थिंक टैंक फॉर चेंजेज लीडर्स, यानी अपनी कंपनी के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, या कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनमें इनोवेशन ईजाद करने के लिए और उनको इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है
उनको बढ़ाने के लिए इन विप्रो ने एक लैब 45 लॉन्च किया है। तो लैब 45 है वो एक थिंक टैंक है विप्रो का, और ये स्टडी करेगी, क्या स्टडी करेगी, टैंक विल स्टडी इन द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज जनरेटिव एआई, स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेटल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये कंपनी के अंदर ये एक थिंक टैंक बनाया गया है जिसे लैब 45 नाम दिया गया है। तो ये विप्रो के लिए एक कायाकल्प वाला होगा। विप्रो के जो एम्प्लॉइज हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको IT के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी जो स्किल्स है वो इससे काफ़ी कंपनी बढ़ाएगी, और इससे जो कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फिकेशन से काफ़ी ऊंचे दर्जे का है वो कंपनी बनाना चाहती है। तो ये बड़ा अपडेट है आज विप्रो पर देखने को मिला है। और अभी विप्रो के साथ ही अपन बात करते हैं बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट के आज Q4 रिजल्ट है वो अपडेट हो चुके हैं। हालांकि आज स्टॉक्स में है वो कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिला है, और रिजल्ट काफ़ी अच्छे इस मिड कैप कंपनी के देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट आप देखिए, मार्च 24 के क्वार्टर्स में रिजल्ट काफ़ी उम्दा देखने को मिले। रेवेन्यू कंपनी का 11% बढ़कर 1363 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो ईयरली इसमें 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिट है वो 33% बढ़कर के 222 करोड़ का हो गया, और वहीं नेट प्रॉफिट है वो 61% बढ़कर के 180 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी आंकड़ा है वो कमजोर नहीं है। सेल्स है वो भी ईयरली और क्वार्टरली भी बढ़िया है, एबिटा ईयरली और क्वार्टरली दोनों बढ़ा है, और नेट जो प्रॉफिट है वो भी ईयरली और क्वार्टरली दोनों से ही बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो IT सेक्टर में जहाँ दिग्गज जो कंपनियां है वहाँ कुछ रिजल्ट फिसलते हुए देखने को मिले हैं। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप वाली जो IT कंपनी उनके रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का EPS है वो भी 60% बढ़कर के आया है। तो EPS भी ईयरली और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से अच्छा देखने को मिला है। तो अब रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? रिजल्ट का इम्पैक्ट ये होगा कि जो नतीजे हैं वो बाजार क्लोज होने के बाद आए हैं, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा भी है। तो आज मार्केट के दौरान KPI टेक के रिजल्ट आए थे, तो वहाँ भी अच्छे नतीजों के दम पर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो कल बिरला सॉफ्ट को कल के लिए इसे रडार पर रखें, नतीजे अच्छे हैं और कल इस पर भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी स्टॉक्स है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ एक तेजी बनती है रिजल्ट को देखने से, तो कल के लिए इसे रडार पर जरूर रखें। पिछला अगर बैकग्राउंड बिरला सॉफ्ट का बहुत ही दमदार है, पिछले 6 महीने में 24% का रिटर्न इसने दिया है, और पिछले एक साल का भी अगर देखेंगे तो पिछले एक साल में भी इसने पैसा डेढ़ गुना किया, 140% से ज़्यादा का रिटर्न है वो पिछले एक साल के अंदर दिया है। तो बिरला सॉफ्ट है बिरला ग्रुप की कंपनी है, कोई यारीगरी कंपनी, जिस तरह से टाटा का नाम चलता है वैसे बिरला का नाम भी मार्केट में इनका नाम बोलता है। तो काफ़ी अच्छी बिरला कंपनी है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप पर जाते हैं तो अच्छे रिटर्न है उसने बनाए हैं। और बात करते हैं टाटा ग्रुप से, टाटा केमिकल्स। तो केमिकल सेक्टर की काफ़ी जो सोडा एस वाली जो केमिकल कंपनी है उनके रिजल्ट्स है वो काफ़ी खराब रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और इस खराब नतीजों का इंपैक्ट आज स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। शुरुआती दौर में ही स्टॉक्स में गिरावट हुई, और उसके बाद में करीबन वो कंसोलिडेशन का वाला फेज चला। तो टाटा केमिकल्स ने जो Q4 नतीजे जो पेश किए हैं काफ़ी कमजोर नतीजे हैं, क्योंकि टाटा केमिकल्स का जो केमिकल बिजनेस है वो मैक्सिमम जो केमिकल बिजनेस है उसका रेवेन्यू यूरोपियन कंट्री से आता है, और यूरोपियन कंट्रीज में केमिकल्स जो सोडा एस है उसकी कीमतें, उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी कमजोर रही है पिछले क्वार्टर्स में, और आगे भी इसमें कोई बड़ी सुधार की इतनी अपेक्षा है नहीं। सो आगे की गाइडेंस भी हल्की है, और इस क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम देखने को मिला है, और प्रॉफिट्स भी काफ़ी डाउन हुआ है। प्रॉफिट डाउन किया हुआ, कंपनी लॉसेज में चली गई है। तो रिजल्ट आपके सामने रख देते हैं। वहीं केमिकल सेक्टर है वो लगातार पिछले 12 महीने से कमजोर देखने को मिला है। पिछले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट है लगातार कमजोर रिजल्ट है, मिस हुए हैं EPS लगातार मिस हुए, कमजोर नतीजे है वो केमिकल सेक्टर के देखने को मिले हैं। वहीं अगर देखेंगे तो टाटा केमिकल्स का इस क्वार्टर में करीबन कंपनी को 841 करोड़ का लॉस हुआ है, तो लॉसेज काफ़ी बड़ा इस क्वार्टर में दिखाया। साथ ही कंपनी ने 15 रुपये के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, शेयर होल्डर्स को है वो 15 रुपये का डिविडेंड भी मिलने जा रहा है। तो इसी में कंपनी ने ये रिजल्ट में कंपनी ने बताया भी है कि उनका जो रिजल्ट जो खराब हुए हैं, रेवेन्यू जो कमजोर हुए हैं, मार्जिन्स कम हुए हैं, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, उसका कारण क्या है? तो कंपनी ने ये कहा है कि जो लॉस हुआ है उसका मुख्य रूप से अनफेवरेबल जो मार्केट कंडीशंस, दूसरा यूरोप में सोडा एस की कम डिमांड है। तो कंपनी का एबिटा साल भर पहले 965 करोड़ रुपए से कम होकर के 443 करोड़ का है, और एबिटा जो मार्जिन है वो एक साल पहले की जो अवधि थी 21.9% के मुकाबले करीबन आधा ही हो गया, यानी मार्जिन है वो पिछले साल के मुकाबले आधा हो गया है। तो बहुत ही बड़े खराब रिजल्ट है, बहुत ही बड़े लेवल पर रिजल्ट प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ एक बड़ी गिरावट है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो एक आज तो 1 से 1.5% का कंसोलिडेशन वाला फेज था स्टॉक्स में, लेकिन कल इस पर बड़ी पिटाई यहाँ टाटा केमिकल्स की होने वाली है। तो केमिकल्स सेक्टर की सोडा एस वाली कंपनियाँ काफ़ी पेन में है। रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी रिजल्ट्स है वो काफ़ी डाउन से लेते हैं, और मार्च 24 के क्वार्टर में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर है वो कहीं भी किसी भी फैक्टर में भी ग्रोथ नहीं हुई है। जो सेल्स है रेवेन्यू 21% डाउन हुआ है, और एबिटा 54% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 82% डाउन हुआ, यानी पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट था, और 200 करोड़ का प्रॉफिट है वो 850 करोड़ के लॉसेज में बदल गया। अगर पिछले वर्ष भी देखेंगे तो पिछले वर्ष करीबन 700 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले वर्ष कितना था 700 करोड़ का, जो इस क्वार्टर में 840 करोड़ का लॉसेज, यानी बहुत बड़ा गच्चा कंपनी को लगा है। तो स्टॉक से कल तो पिटाई होगी, बहुत ज़बरदस्त पिटाई होगी। EPS भी देखेंगे तो 33% डाउन हुआ है, तो कल जरूर रडार पर रखें। लेकिन अच्छी कंपनी है टाटा ग्रुप से है, और कहीं चिंता वाली बात नहीं। पूरा केमिकल जो सेक्टर है वो स्लो डाउन में है, कंपनियां कमबैक करेंगी केमिकल सेक्टर्स वाली, तो इसे यूँ घबराहट में स्टॉक्स को फेंके नहीं, इंतजार करें। 5 से 7% मैक्सिमम 10% इससे ज़्यादा स्टॉक्स है वो टूट नहीं सकता, काफ़ी मजबूत कंपनी है। फिर कमबैक होगा अगले क्वार्टर्स में, तो अगले क्वार्टर नहीं तो उससे अगले क्वार्टर में होगा। तो इसे अगर लंबे समय वाले जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं तो इसे होल्ड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे इस ग्राउंड में है वो खरीद भी करके चल सकते हैं। और बात करेंगे आप सुपर स्टॉक्स की, और सुपर स्टॉक्स के भी Q4 नतीजे है वो अपडेट हो चुके हैं। आज स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के फेज में यहाँ देखने को मिला है, और हल्की सी गिरावट के साथ स्टॉक्स बन हुआ है। सुपर स्टॉक्स के Q4 की बात करें तो कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 62% बढ़कर गया है, और 23 करोड़ का रहा है। साथ ही रिजल्ट के साथ ही इसमें कुछ अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उसकी अनुमति भी रिजल्ट के साथ ली गई है। तो सुपर स्टॉक्स के रिजल्ट देख लीजिए आप।
मार्च 24 के क्वार्टर्स में ठीक ही नतीजे लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट हल्के से आपको डाउन देखने को मिलेंगे। पिछले क्वार्टर में हल्का सा ज़्यादा था, तो रेवेन्यू वो 13% बढ़कर के आया, एबिटा 8% बढ़कर के आया, नेट प्रॉफिट 71% बढ़कर के 23 करोड़ का हुआ है। तो ये Q1Q है वो डाउन में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर है वो नतीजा अच्छा ही देखने को मिला है। और सुपर स्टॉक्स की बात करें तो सुपर स्टॉक्स एक लीडिंग प्रीमियर रिटेल ऑफ फैशंस एंड ब्यूटी ब्रांड वाली कंपनी है, और करीबन कंपनी के पास 800 ब्रांड है, 800 ब्रांड का पोर्टफोलियो है, 271 स्टोर्स हैं, और जो करीबन देश के 50 सिटीज़ में फैले हुए हैं। और ये जो रिकॉर्ड है वो 31 दिसंबर 22 के अनुसार है। तो लेटेस्ट क्वार्टर में कुछ नए स्टोर्स भी बढ़े हैं, नए ब्रांड भी कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो अगर फैशंस और ब्यूटी ब्रांड्स में आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। रिजल्ट जरूर थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट जरूर प्रभावित हुए हैं। पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी भरपूर इतने बड़े रिटर्न इसने नहीं दिया है। तो पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस है वो 60% का रिटर्न इसने दिया है। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म में एक साल के व्यू के लिए अगर इसको देखकर चलते हैं तो अच्छे रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और बात करते हैं जो लेटेस्ट न्यू कंपनी जो लिस्ट हुई थी ई मुद्रा, उसकी बात करें तो यहाँ 3% की तेजी आज देखने को मिल रही है। ई मुद्रा के भी Q4 नतीजे आपके सामने रखना चाहेंगे, तो ई मुद्रा के नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू 30% बढ़ करके और करीबन 100 करोड़ पहली बार 100 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में भी लमसम इतना ही था, और पिछले वर्ष 76 करोड़ का था। एबिटा 30% बढ़ करके आया, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% बढ़ करके 21 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था, पिछले वर्ष 15 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक न्यू लिस्टेड कंपनी है जो 2021 के आसपास लिस्ट हुई थी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक इसका रहा है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही यहाँ आते हुए देखने को मिलता है, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला है। तो ई मुद्रा की बात करें तो ये लाइसेंस्ड सर्टिफाइड अथॉरिटी इन्वॉल्व कंपनी है, और इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस तरह की सर्विसेज देती है, जो डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफाइड करने वाली कंपनी है, और लाइसेंस्ड बाय द कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज, यानी CCA से इस कंपनी को अथॉरिटी मिली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस तरह का टेक्निकल जो बेस कंपनी का बिजनेस है। बात करेंगे अगर कंपनी के लिस्टिंग से, तो लिस्टिंग को ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3 जून 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग से अब तक है वो ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। करीबन है वो 2 से 2.5 गुना पैसा इसने कर दिया, करीबन 200% का रिटर्न है वो 22 के बाद में दिया। तो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक्स का देखने को मिला है, आगे भी अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। पिछले एक साल में इसने जितने भी रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल के दौरान दिए हैं, और करीबन वो 170% से ज़्यादा का रिटर्न है वो पिछले एक साल के पीरियड में इसने दिए हैं। साथ ही कुछ Q4 के नतीजे भी अपन आपके सामने रखना चाहेंगे। इसमें जिलेट इंडिया की बात करें तो जिलेट के भी आज Q4 नतीजे हैं वो आ चुके हैं। मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ की कंपनी है। जिलेट इंडिया एक अच्छी कंपनी है। रेवेन्यू वो 10% बढ़कर 681 करोड़ का है। एबिटा है वो 20% बढ़कर 160 करोड़ का हुआ है। तो रेवेन्यू और एबिटा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स काफ़ी डाउन हुए हैं। करीबन प्रॉफिट है वो 4% डाउन होकर 99 करोड़ का प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में करीबन 104 करोड़ का था, और पिछले वर्ष 103 था। तो प्रॉफिट्स जरूर कम हुए, रेवेन्यू और एबिटा जरूर बढ़े हैं। तो इस लिहाज से कल के लिए जिलेट को अपने रडार पर जरूर रखें। इसी के साथ कुछ छोटे बैंकों जो स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनके Q4 नतीजे भी आ जाते हुए देखने को मिले। तो इनमें एक जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और जेना बैंक के करीबन आज 1.5% की गिरावट हुई है यहाँ। तो जेना बैंक की बात करें तो रिजल्ट तो आज अच्छे ही देखने को मिले। रेवेन्यू वो करीबन 30% बढ़कर के आया, एबिटा 68% बढ़कर के, और नेट प्रॉफिट करीबन 300% बढ़कर के आया, और EPS भी वो करीबन 90% से ज़्यादा बढ़ा है। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन सभी का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अभी लगातार स्मॉल फाइनेंस बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिला है। NBFC जो कंपनी है उनके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिला है। आज भी NBFC कंपनी में पूनावाला फिनकॉर्प का रिजल्ट आया, तो इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिला। रेवेन्यू 59% बढ़कर आया, एबिटा 59, नेट प्रॉफिट है वो 84% बढ़कर के 332 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का देखने को मिला है। तो पूनावाला फिनकॉर्प को भी कल के लिए अपन रडार पर रखें, यहाँ भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप है, 37,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलता है। वहीं एक क्यूस्ट कैपिटल की भी बात करें तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, करीबन 364 करोड़ वाली कंपनी है। तो यहाँ भी हल्का सा है वो रिजल्ट बढ़ा है। रेवेन्यू 6% बढ़कर आया, एबिटा 7%, नेट प्रॉफिट है वो 5% बढ़कर आया, और EPS भी 5% बढ़ते हुए देखने को मिला। तो एक हल्के से रिजल्ट है वो ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ देखने को मिले। साथ ही अब बात करेंगे फेड फाइनेंस बैंक। तो फेड बैंक फाइनेंस की अगर बैंक की बात करें तो इसके नतीजे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 21% बढ़कर क्या है, एबिटा 19% और नेट प्रॉफिट है वो 35% बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS भी 51% बढ़ा है। तो फेड फाइनेंस बैंक के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिला है। साथ ही एक छोटे जो माइक्रो कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका 2,800 करोड़ का है, सेटेन क्रेडिट केयर। तो सेटेन क्रेडिट केयर के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिला है। रेवेन्यू 50% बढ़कर के 642 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले वर्ष और पिछले क्वार्टर दोनों से ही ज़्यादा है। एबिटा 43% बढ़कर है, नेट प्रॉफिट है वो 30% बढ़कर 128 करोड़ का हुआ है। लेकिन EPS है वो ये डाउन हुआ है, 2% EPS डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो इन कंपनियों को भी कल के लिए अपने रडार पर जरूर रखें। साथ ही अगली कंपनी की बात करें तो स्पंदना स्पोर्ट। तो स्पंदना स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ भी नतीजे अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू है वो 34% बढ़कर है, एबिटा 38% बढ़कर है, नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा है, और EPS भी 5% बढ़ा। कुल मिलाकर के इसे भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। जितने भी नतीजे हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए, तो रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो कल आपको इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। साथ ही एरोम प्रोपटेक की बात करें तो इसका मार्केट कैप मात्रा है वो 430 करोड़ का है। तो ये बहुत ही एक माइक्रो कैप मिनी कैप कंपनी है। रेवेन्यू 32% बढ़कर के 60 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर से भी कम है और पिछले ईयर से ज़्यादा है। एबिटा 945% बढ़कर के आया। इस क्वार्टर में कंपनी है वो एबिटा के लेवल पर प्रॉफिटेबल हो गई है। नेट प्रॉफिट 46% डाउन होकर के 4.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है। तो लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट है यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल है वो यहाँ देखने को मिले, तो इसे भी अपने रडार पर जरूर रखें। PNB हाउसिंग की बात करें तो PNB हाउसिंग के भी नतीजे अच्छे देखने को मिले। सेल्स 11% बढ़कर के आई है, एबिटा 20% बढ़कर के, नेट प्रॉफिट है वो 57% बढ़कर के 444 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, जो ईयरली और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से अच्छा देखने को मिल रहा है। तो PNB हाउसिंग को भी अपने रडार पर रखें। जिलेट इंडिया के रिजल्ट आपने देख लिया। साथ ही हम बात करेंगे कैफिन टेक्नोलॉजीज। कैफिन टेक्नोलॉजीज एक IT की मिड कैप कैटेगरी में अच्छी कंपनी है। यहाँ भी आज Q4 के नतीजे जारी होने थे, तो नतीजे आ चुके हैं। करीबन 2% की तेजी है वो कैफिन के स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो कैफिन के अगर रिजल्ट के अनुमान की बात करें
तो अनुमानित रिजल्ट देखेंगे तो ईपीएस है वो करीबन अनुमान से है वो 2.5% से ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट है, अनुमान से अच्छा है। लेकिन रेवेन्यू के लेवल पर अनुमान से कमजोर है, वो भी हल्का सा कमजोर है, 0.5% वो डाउन देखने को मिला। करीबन जो अनुमान लगाया गया था वो 228 करोड़ का लगाया गया था, 229 करोड़ का, तो इसको 230 करोड़ पकड़ लीजिए। ये अनुमान था कि 230 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन असल में कंपनी ने 228 करोड़ का रेवेन्यू ही दिखाया, 228 करोड़ का रेवेन्यू दिया है, तो ये थोड़ा सा अनुमानित रूप से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर रिजल्ट्स पर देखें तो कैफीन के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लीजिए, तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 2283 करोड़ का रहा है, और तो ये ईयर टू ईयर है, इसमें 24% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है। क्वार्टर वन क्वार्टर वो 4.5% की ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और फाइनेंशियल ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर 16% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिलिटा भी है करीबन 24% ईयर टू ईयर बढ़ा है, और 6.8% क्वार्टर वन क्वार्टर बढ़ा है। एबिलिटा मार्जिन देखेंगे तो एबिलिटा जो मार्जिन है वो ईयर टू ईयर 3 पॉइंट बढ़ा है, और क्वार्टर वन क्वार्टर 105 पॉइंट बढ़ करके है। पीएटी देखेंगे तो इस क्वार्टर में पीएटी 744 करोड़ का है, जो 30% ईयर टू ईयर बढ़ा है, और 11% क्वार्टर वन क्वार्टर बढ़ा है। मार्जिन अगर देखेंगे तो मार्जिन भी करीबन वो 148 पॉइंट की मार्जिन में भी तेजी आई है। ईपीएस देखिए कंपनी का, तो ईपीएस इस क्वार्टर में 4.32 का है, और पूरे साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 14.34 का है। तो ऑल ओवर रिजल्ट काफ़ी अच्छे ही है। तो जिस तरह से केपीआई टेक के नतीजे आज थे, अच्छा एक्शन देखने को मिला, तो कल के लिए कैफीन टेक को भी अपने रखें, अपने रडार पर रखें। और 31 मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अपन गौर कर लेते हैं। तो इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी करीबन 39% है, म्यूचुअल फंड इसमें 7% है, बैंक इंश्योरेंस और अदर्स डीआईज की बात करें तो करीबन 14% है। एफपीआई करीबन उनकी एफपीआई की हिस्सेदारी वो भी करीबन 16.7% इसमें एफपीआई भी देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए इसका कैफीन का, तो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस ठीक है, करीबन 56% का रिटर्न वो पिछले 6 महीने में इसने दिया है। वहीं अगर बात करेंगे पिछले 1 साल का, तो पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न इसमें यहाँ बना, करीबन 135% का रिटर्न है वो मात्र पिछले 1 साल में दिया है। तो कंपनी है वो मिड कैप कैटेगरी में, आईटी जो सेक्टर है उसमें मिड कैप वाले स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उनका ब्लू चिप से और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रिजल्ट भी इसी तरह का विचार करें। और लेटेस्ट न्यूज़ अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिली, उसकी बात लेते हैं तो रेल विकास निगम आरबीएल का जो स्टॉक था प्रेशर में था, अभी मार्केट क्लोज होने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर है वो रेलवे से मिला है, आरबीएनएल को, जो साउथर्न जो रेलवे है, दक्षिणी जो रेलवे है, उसे एक बड़ा ऑर्डर है वो आरबीएनएल को मिला है। और ऑर्डर की जो वैल्यू है वो देख लीजिए, ऑर्डर की जो वैल्यू है वो करीबन 438 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर है वो 42 महीने में पूरा करना है। तो कल के लिए इसे जरूर अपने रडार के लिए रखें। 438 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है वो आरबीएनएल को मिला है, तो कल के लिए इसे रडार पर जरूर रखें। आरबीएनएल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डिफेंस, रेल, पीएसयू, बैंक, सरकारी कंपनियों के पिछले सालों में इन्होंने भर कर रिटर्न दिया। तो पिछले 6 महीने में इसने करीबन वो 84% से ज़्यादा रिटर्न आरबीएनएल ने भी दिया। तो रेलवे के स्टॉक्स ने पिछले 2 सालों में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो अच्छा स्टॉक्स है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहानी कुछ बदल जाती है यहाँ। पिछले 5 सालों में रेलवे स्टॉक्स ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए, भर के इन्वेस्टर्स की झोली भरी है इन्होंने। करीबन 1150% का रिटर्न है वो रेल विकास ने दिया है। वहीं अन्य स्टॉक्स की बात करें तो IRFC है, वो भी करीबन 6 गुना हो चुका है। IPO की जो रेट थी 25 रुपये से और 150 रुपये तक जा चुका है। तो रेलवे के सभी स्टॉक्स हैं वो करीबन 1000% से ज़्यादा रिटर्न है वो पिछले 3 से 4 सालों में दिया है। तो इनके बने रहिए लंबे समय के लिए। गवर्नमेंट आती जाती रहती है, तो कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तात्कालिक स्टॉक्स पर तात्कालिक जो हो सकता है, कुछ स्टॉक्स में गिरावट आ जाए, लेकिन सभी गवर्नमेंट का ध्यान है वो रेलवेज पर रहता है, डिफेंस पर भी रहता है। तो यहाँ कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन रेल स्टॉक्स चलेंगे, डिफेंस के स्टॉक्स चलेंगे। तो चुनाव तक इंतजार करें, उसके बाद में रुके रहें, और नए इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो चुनाव तक है वो स्थगित रखें। और तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट खबरें, कुछ लेटेस्ट रिजल्ट्स और मल्टीबैगर शेयर्स आपके सामने रखें। आशा करते हैं कि वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे रिजल्ट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स और मैक्सिमम न्यूज़ आपको एक वीडियो में मिले। सो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिले। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।